बासिल एपिसोड 35। अरे नहीं, ये तो स्टंट मैन है और ऊपर से इसका नखरा हीरो से भी कहीं ज्यादा है। किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता। नेथन ने हाथ हवा में चलाते हुए इसकी बात की तरदीद की और फिर एक अब्रू चुकाए कुछ दूर खड़े दुरान मलिक की तरफ देखा। वो एक हाथ में सुलगती सिगरेट से लापरवाह, दूसरे हाथ में पकड़ी पानी की बोतल अपने ऊपर उल्टाए खड़ा था। पानी ना सिर्फ इसके चेहरे बल्कि बाल भी भिगो गया था। अजीब ही हरकतें हैं इसकी। नेथन ने फौरन रुख सिक की तरफ मोड़ा। उधर देखो, पागल है। ये स्टंट कर सकता है, सिर्फ अदाकारी इसके बस का काम नहीं। नेथन ने नखुआ से नाक चढ़ाई। मत भूलो, ये एक एक्शन फिल्म है। तुम्हें जो करवाना है वो ये हीरो से ज्यादा अच्छा करेगा। और जिसामत देखो इसकी, तुम्हारे हीरो से अच्छी है। मौका देकर देखो, छोड़ो सैम को। वो सिर्फ तुम्हें जलील कर रहा है। जैकब की बात पर डटा हुआ था। नेथन ने पेशाने पर बल डाले और घूर कर दुरान की तरफ देखा, जो इसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा था। शक्ल एक तरफ रखो और अकड़ देखो इसकी। तो तुम्हारी फिल्म के हीरो की अकड़ क्या कम है? आज दूसरा दिन है, नशे में धुत सो रहा है होटल में। इसे यहाँ इतनी दूर इतना खर्चा करके लाए हो और इसने सिर्फ अभी तक 2 सीन शूट करवाए हैं। ये कम से कम ऐसा कुछ तो नहीं करता। वक्त पर आता है, अपने काम से काम रखता है। जिक इसकी अनगिनत तारीफें गिनवा रहा था, लेकिन दुरांग नामी इस नए लड़के को एकदम से अपनी इतनी महंगी फिल्म का हीरो कास्ट कर लेना, ये फैसला निथन के लिए इतना आसान नहीं था। अच्छा, सोचता हूँ। सोचना नहीं है, करना है। सैम तो आज भी नहीं आया, इससे एक सीन शूट करवाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सैम, इसका क्या करेंगे? वो एडवांस ले चुका है। वो मुझ पर छोड़ दो सब। अब ये बताऊं, बुलाऊं इसे? एक सीन शूट करवाते हैं। बुलवाओ। नेथन ने पुरसोच हामी भरी। जैक सरकता हुआ आगे बढ़ा। चंद सेकंड में ही वो दुरान के सामने खड़ा था। काम हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। दुरान ने निगाह उठाई, अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा और फिर सिगरेट जमीन पर फेंक कर ऊपर पांव रख दिया। हॉलीवुड नगरी एक चकाचौंध दुनिया। पूरी दुनिया में हॉलीवुड नगरी का दूसरा कोई सानी नहीं। ये एक बहुत बड़ी फिल्म नगरी है, जिसकी अपनी एक अलग और बहुत बड़ी दुनिया है। इस चमचमाती दुनिया की हसीन शक्ल सबके सामने है, लेकिन इसकी भयानक शक्ल सबसे छुपी हुई और बहुत खौफनाक है। हालिया दहाइयों में मूसीकार, अदाकार और मुतासर किन चीजों ने सबसे ज्यादा मसाइब इसी नगरी में पैदा किए। अफवान की लत, नुक्सा अक्सी की ड्रोन और वेस्टिडेंट से लेकर हीरोइन और अफीम डेंसर तक हर चीज ने इस नगरी से जुड़े बहुत से लोगों की जानें ली और अनगिनत इस नगरी ने बाहर दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। हॉलीवुड में मंशियात का इस्तेमाल वबा की सतह तक पहुंच गया। पहले पहल तो चंद बातें सिर्फ सामने आई कि मशहूर शख्सियात नुक्से के अद्वायात के गलत इस्तेमाल को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन चंद सालों में मार्क जैक्सन, प्रिंस और क्रेन कोबिन जैसे पॉप कल्चर की अमवात के लिए अफीम जिम्मेदार ठहराई गई। यहाँ कुछ वजूहात हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लत गैर मशरूत तनासब से मशहूर शख्सियत को मुतासर करने लगी, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। हॉलीवुड में मौजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चमक धमक के पीछे एक काला धंधा चला रहे हैं। हीरोइन स्मगलिंग और इनकी एक बड़े पैमाने पर काश्त। एफबीएन और अमेरिका अपनी तश्कील दी हुई इस हॉलीवुड नगरी में मंशियात की ये बड़ी हुई शरह की जिम्मेदार मुख्तलिफ ममालिक पर आयद की, जिसमें रेड चाइना के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया गया। इनके इल्जाम के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में ना सिर्फ मंशियात की काश्त होती है, बल्कि यहाँ तक मुंतकिल की जाती हैं। इन सब बातों के पेश नजर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में एक मुकम्मल और जानदार मंसूबा तैयार किया गया, जिसमें पहली दफा एएनएफ फोर्स ने अपने तमाम फराय से हटकर अपनी ही फोर्स के चंद जवानों को मंशियात के इस इल्जाम के पीछे मौजूद हकायक के मुतल्लक मालूमात और तहकीकात के तौर पर आगे भेजने का फैसला किया। ये मिशन इस चमकती भड़कती दुनिया में छुपे इन भेड़ियों की खोज थी, जो इस चकाचौंध की आड़ में ये काला धंधा भी कर रहे थे। वो ना सिर्फ फिल्म नगरी में मौजूद लोगों को ही इसका शिकार कर रहे थे, बल्कि इस फिल्म बीनी की आड़ में मुख्तलिफ ममालिक में मंशियात की स्मगलिंग भी सरंजाम दे रहे थे। फिल्म नगरी में मौजूद इस माफिया के पीछे पाकिस्तान का नाम जुड़ जाना खुद पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया था, क्योंकि हॉलीवुड की देखा देखी इंडिया की फिल्म नगरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार भयानक सिंह की मौत की वजह भी वहां की एनसीबी ने पाकिस्तान के सर धर दी थी। एनसीबी की तहकीक के मुताबिक भारत हर रोज तकरीबन 1 टन हीरोइन खाता है, जो पाकिस्तान से आती है। इसके साथ एसोसिएट एजेंसियों ने भी एनसीबी को पंजाब, पाकिस्तान से या गुजरात से समुद्री रास्ते के जरिए आने वाले अफगान हीरोइन के लिए हिंदुस्तान में प्रोसेसिंग यूनिट के इम्कान से आगाह किया है।
ان کے اس گندے الزام کے مطابق پاکستان کی گہری ریاست دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے منشیات کے پیسوں کو ہمیشہ استعمال کرتی رہی ہے۔ پاکستان ان سب الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی ایک خفیہ تحقیقات ٹیم تشکیل جو فلم نگری کے اس مافیا کے پیچھے موجود اصل جڑ کو کھوج نکالنا چاہتی ہے، جو نہ صرف دوسرے ممالک کی فلم نگری کے جوانوں کو تباہ کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ پاکستان پر اس کی کاشت اور سپلائی کا الزام عائد کر رہی ہے۔ اسی تحقیقات ٹیم کا ایک اہم رکن ایک سال میں اس چمچماتی دنیا میں اسٹنٹ مین سے ہیرو تک پہنچ گیا تھا۔ سردی کا زور پکڑتی یہ رات امریکہ میں اس کی آمد کے بعد سے نوین کے گھر پر 7ویں رات تھی۔ امریکہ کے مہنگے ترین علاقے میں بنا نوین ملک کا یہ چھوٹا گھر مگر 19 دہائی کی جدت لیے خوبصورت گھر تھا۔ نوین اور کنزا پارکر کنزا نامی اس کی بیوی دونوں کماتے تھے، لیکن یہ گھر صرف نوین کی ملکیت تھا۔ کنزا پارکر بہت حسین ہونے کے ساتھ بہت سلجھی ہوئی اور خاموش طبع خاتون تھی۔ اگرچہ ان 7 دنوں میں اس رات کی ملاقات کے بعد اس کی کنزا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی ملازمت سے واپسی پر کنزا اپنے ڈنر کے ساتھ اس کا ڈنر بھی تیار کر چکی ہوتی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ نوین کی آمد رات کی کس پہر ہوتی اسے خبر نہیں ہوتی تھی، البتہ ہر صبح جب وہ ملازمت کے لیے نکلنے لگتا تو نوین اسے جاگنگ ٹریک پر لازمی ملتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے اور اس کی کمپنی کی طرف سے اس کی رہائش کا انتظام ہوتے ہی اس نے نوین کے گھر سے رخصت ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ نوین کیونکہ رات کو بہت دیر سے واپس آتا تھا اس لیے وہ اس سے مل کر ہی نکلنا چاہتا تھا۔ آج گھر میں واپس آنے سے لے کر کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ گھر میں کنزا موجود تھی لیکن آج اس نے نہ تو خود ڈنر کیا اور نہ ہی اسے ڈنر کے لیے کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ شام کے 7 بجے سے لے کر رات کے 12 بجنے کو تھے لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اپنا سارا سامان باندھنے میں مصروف تھا جب باہر لاؤنج سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاید نوین واپس آ گیا تھا اور اب یہ آوازیں اس کی اور کنزا کی آپس میں گفتگو کی تھی۔ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود تھا مگر دروازہ کھلا ہونے کے باعث ان کی گفتگو بآسانی سن رہا تھا۔ مجھے تم جیسے جھوٹے انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہنا۔ یہ چیختی آواز کنزا کی تھی۔ اس کی اتنی غصیلی آواز وہ آج سن رہا تھا۔ وہ بہت دھیما بولتی تھی۔ تو کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ پھر، نکلو میرے گھر سے۔ نوین اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ اسون کے کان یک دم سے کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی، وہ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ اس کی بھی فکر مت کرو، چلی جاؤں گی کچھ دن میں۔ کیا کچھ دن میں؟ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ اسون نے ہاتھ میں رکھی شرٹ کو اسی طرح واپس بیڈ پر رکھا اور دروازے کے پاس گیا۔ ان دونوں کی آوازیں اب اور اونچی ہو رہی تھیں۔ تم بد دماغ ہونے کے ساتھ ایک ظالم شخص بھی ہو۔ تم ہر احساس سے عاری ہو چکے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اس معاملے میں سچ چھپاتے ہوئے۔ ہاں ہوں میں یہ سب، اب میں یہ سب کچھ لگوں گا کیونکہ تمہیں صرف اس چیز کی طلب ہے جو واحد میں تمہیں نہیں دے سکا۔ وہ بات اگر اس جھوٹ تک نہ پہنچتی تو میں ساری زندگی تم سے گلہ نہ کرتی، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہیں اب مجھ سے محبت ہی نہیں رہی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ محبت کے بارے میں تم جانتی ہی کیا ہو؟ جانتی ہوں میں سب، تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں جانتا میں یہ سب جو بھی کیا، جو کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ ہاں کیا تھی تم اور کیا بنا دیا میں نے؟ نوین کی آواز میں غم اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ان دونوں کے چلانے کی آوازوں سے صاف ظاہر تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ ہاں کیا بنا دیا تم نے مجھے؟ اس احسان جتانے کی کمی تھی بس، پر مجھے تمہارے ساتھ حسین مورت بن کر نہیں رہنا، صرف مجھے سکون چاہیے، فیملی چاہیے۔ اسون نے قدم کمرے سے باہر نکالے۔ وہ دونوں سامنے لاؤنج میں لگے صوفوں کے پاس ہی کھڑے تھے۔ نوین نے بھی ابھی اوپری کوٹ بھی پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں کاغذ تھامے وہ سرخ چہرے کے ساتھ پیشانی پر شکن ڈالے کھڑا تھا۔ پتہ ہے اس سب کی وجہ کیا ہے؟ تم ایک حسین مغربی عورت ہو لیکن تمہارا ذہن ایک دقیانوسی مشرق کی عورت جیسا ہے۔ نخوت سے ناک چڑھائے وہ خود بالکل مشرقی مردوں کی طرح اپنے سامنے کھڑی مغربی عورت پر برس رہا تھا۔ مغربی عورت بھی عورت ہی ہوتی ہے، پپٹ نہیں ہوتی۔ میں دقیانوس نہیں ہوں۔ تم دولت کمانے کی دھن میں مجھے ایک پپٹ سمجھ بیٹھے ہو جس میں نہ کوئی احساسات ہے اور نہ ہی کوئی خواہشات۔ میں پھر بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار تھی لیکن یہ جھوٹ جو تم نے مجھ سے بولا یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کنزا بھی اس سے کم غصے میں نہیں تھی۔ اس کی اسون کی طرف پیٹھ تھی اس لیے وہ اسون کی آمد سے بے خبر تھی۔ میری برداشت ختم ہو چکی ہے، اب مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے بس۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ ایک دم سے قبرستان جیسی خاموشی چھائی۔ نوین گہرے سانس اندر باہر انڈیلتا ضبط کے مرحلے سے گزر رہا تھا اور پھر وہ گھرایا۔ جب رشتہ ختم تو پھر سب ختم ہے۔ نکلو میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔
गुस्से में घुराते हुए इसने निगाह घुमाई तो सीधी असफन पर पड़ी। असफन खौफ से सिपटाया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। नवीन भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप दोनों? नवीन ने असफन की बात का जवाब देने के बजाय निगाह फिर से दूसरी तरफ की और किंजा की तरफ मुतवज्जह हुआ। सुना नहीं तुमने, निकलो मेरे घर से। चीख क्यों रहे हो, मैं जा रही हूँ कभी ना वापस आने के लिए। वो एकदम गुस्से में पलटी। असफन इन दोनों की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से आगे बढ़ा। नवीन भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रहे हैं इन्हें? असफी तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जाने दो इसे। भाई ऐसे इतनी रात को वो कहाँ जाएंगी? नवीन के गुस्से और लापरवाही से कहे गए जुमले पर वो फिक्रमंदी जाहिर करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ नहीं होगा इसे, ये पाकिस्तान नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। नवीन ने अपने पेशाने को सहलाते हुए बिजार लहजे में से जाने के लिए कहा। असफर ने लब भेजे, कुछ देर खामोशी से देखा और फिर पलटा। वो ठीक ही तो कह रहे थे, इसे इनके निजी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो आहिस्ते से चलता हुआ अभी कमरे के दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब इसे किंजा सूट के समेत अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। असफर ने पेशानी से नवीन की तरफ देखा, जिसे देखते ही बेरुखी से दूसरी जानब रुख मोड़ चुका था। किंजा बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वही भूरा कोट, इस पर ऊन का मफलर, गले में डाले सुर्ख नाक और गाल समेत मुस्तरिब हालत में वो तेज तेज चलती अब लाउंज से आगे राहदारी में पहुंच चुकी थी। भाभी! असफर ने दूर से ही आवाज लगाई और फिर तेजी से वापस पलटकर नवीन के पास आया। नवीन भाई रोके इन्हें, वो सच में जा रही हैं। नवीन ने गुस्से से घूर कर देखा मगर जवाब नहीं दिया। किंजा अब बैरूनी दरवाजा खोल चुकी थी। भाभी रुक जाए प्लीज। असफर तकरीबन भागता हुआ इस तक पहुंचा था और इसके सामने खड़े होते हुए इसका रास्ता रोका। मैं कोई भाभी नहीं हूं तुम्हारी, अपने काम से काम रखो, समझे तुम? और अब रास्ता छोड़ो मेरा। वो गुस्से में असफन पर चिल्लाई। असफन इस पूरे हफ्ते में आज पहले दिन इस हसीन औरत को यूं गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए देख रहा था। असफन हट जाओ, जाने दो इसे। नवीन ने गुस्सीले लहजे में वही खड़े हुए हांक लगाई। असफन ने नवीन की आवाज को अनसुनी करते हुए फिर से गुस्से में भरी खड़ी किंजा पार्कर की तरफ देखा। नहीं, आप नहीं जाएंगे इस वक्त। असफी जाने दो इसे, तुम कुछ नहीं जानते। नवीन अब गुस्से में चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। नवीन भाई ये ठीक नहीं है, आपस में चाहे जितना भी झगड़ा हो लेकिन इन्हें रोकें, वो घर से जा रही हैं, वो भी इस वक्त। तुम हमारे मामले में मत पड़ो असफी। नवीन ने सख्ती से असफन को पकड़ के इसके रास्ते से हटाया और फिर दांत पीसते हुए किंजा पर घुराया। खड़ी क्यों हो तुम, जाती क्यों नहीं, अब जाओ। किंजा ने तासुब भरी निगाह नवीन पर डाली और फिर नाक फुलाए गर्दन ताने ऊपरी हैंडल वाले स्याह सूटकेस को घसीटते हुए दहलीज से पार कदम रख दिए। वो तेज तेज कदम उठाती सुरख रोशनी पर आगे बढ़ रही थी। नवीन ने गुस्से में अपने बालों को जकड़ा और कमरे की जानब बढ़ गया। असफर ने एक निगाह नवीन की पुष्ट पर डाली और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे से बाहर किंजा के पीछे दौड़ लगाई। वो रोड से आगे सड़क पर पहुंच चुकी थी, जो रात के 12 बजे सुनसान थी। बस इन खूबसूरत घरों में से इक्का दुक्का घरों की बाहर की बत्तियां और सड़क में लगे लैंप रोशन थे। भाभी भाभी रुक जाएं। देखिए मैं नहीं जानता आप लोगों का झगड़ा किस बात को लेकर है, लेकिन आप दोनों ही गुस्से में आएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। उखड़ी सांसों समेत वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल करता हुआ किंजा के कदमों के साथ कदम मिला रहा था, जब गालों पर बहते आंसुओं से बेनियाज बस चलती जा रही थी। असफर एकदम से इसके सामने आ खड़ा हुआ। किंजा ने डबडबाई निगाहों से इसकी जानब देखा। तुम कुछ नहीं जानते, मुझे मत रोको, मैं जानना चाहता हूँ आखिर को तुम हो कौन, रास्ता छोड़ दो मेरा। इसने गुस्से में कहा और इसके तरफ से निकलती हुई फिर से सड़क पर चलने लगी। मैं आपका कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर सुन चुका हूं कि आप नवीन भाई से कुछ दिन की मोहलत मांग रही थी, मतलब कि अब आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? असवंत फिर से इसके तेज तेज कदमों के साथ कदम मिलाए हुए था। कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब, तुम आखिर को क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आप मेरे कजन की बीवी हैं इसलिए। नहीं हूं मैं इसकी बीवी, बहुत जल्द अलग हो जाएंगे हम। जज्बात और गुस्से में आकर यूं फैसले नहीं लिए जाते। असवंत फिर से अचानक इसके सामने आया तो दोनों टकराते टकराते बचे। वो बिना सोचे समझे बाहर निकल आया था और अब ठंडी हवा गलती का एहसास दिला रही थी। वो अब सड़क से आगे पहुंच चुके थे, जहां कतार में मेखाने और कॉफी शॉप बने थे। सामने मौजूद गोल्डन बार नामी मेखाने में रात के इस वक्त भी गहमा गहमी थी। अच्छा एक मिनट, आप घर मत जाएं, ऐसा करते हैं हम कहीं बैठ कर बात करते हैं कुछ देर। इतनी देर में अब दोनों का गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। वो सामने बार में चलते हैं। असफर ने सड़क के तरफ में बने में खाने की तरफ इशारा किया। किंजा इसी तरह सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। प्लीज, असफर के लहजे में इल्तिजा थी।
अब की बार वो कंधे ढलका चुकी थी, मतलब वो राजी थी। असफन ने जल्दी से हाथ इसके सूटकेस की तरफ बढ़ाया। थैंक यू बात मानने के लिए, लाएं ये मुझे दे। इसके सूटकेस को थामे इसके आगे चलता हुआ वो मैं खाने की तरफ बढ़ रहा था। वो भी सर झुकाए इसके पीछे चलती हुई वहां तक पहुंची। सुरमई रोशनियों में डूबे मैं खाने में इस वक्त भी रौनक लगी थी। असफन ने निगाहें घुमाते हुए एक कोने में लगी कुर्सी मेज की तरफ इशारा किया। वह इसकी तलकीद करती हुई अपना ऊपरी कोट उतार रही थी। मैं खाने में चलते गर्म हीटर ने बाहर की खुनकी को मात दे रखी थी। यहाँ बैठे और गुस्सा ठंडा करें। असफन ने सूटकेस एक तरफ रखते हुए बड़े एहतराम से कुर्सी को पीछे किया और खुद हाथ मसलता हुआ सामने कुर्सी पर विराजमान हुआ। मुझे गुस्सा नहीं है, बस दुख है, बेतासुर लहजे में कहती वो कुर्सी पर बैठे और निगाहें इर्द गिर्द घुमाई। नवीन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। असफन के जुमले पर इसने चौंक कर असफन की तरफ देखा और इस्तेज़ा मुस्कुराहट समेत घूरा। अच्छा, जो बात मुझे पिछले 3 सालों में नहीं पता चल सकी तो मैं 4 दिन में पता चल गई। नहीं ऐसी बात नहीं, अंदाजा हो जाता है। हाँ वो करता था मुझसे मोहब्बत, बहुत करता था, लेकिन अब मेरी जगह किसी और ने ले ली है। खतरनाक लहजे में कहते हुए वो फिर से निगाहें घुमाकर एक गिर मुस्कुराते लोगों को देखने लगी। मैं समझा नहीं, क्या वो किसी और लड़की? लड़की नहीं, इस पर पैसा कमाने की धुन सवार है। वो मुझे भूल गया है, वो 3 साल पहले वाला नवीन नहीं है। ओह तो कोई लड़की नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रही हैं? वो ये सब आपके लिए तो कर रहा है। वो ये सब मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा है, वो झूठा है। वो एकदम से भड़क उठी। मैं इस पर जोर से हाथ मारती आगे झुकी और फिर एकदम से सीने पर हाथ धरे गहरी सांस खारिज की। इसने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया। क्या धोखा? असफन के बर्दाश्त इस्तफाट पर इसने खामोशी अख्तियार की। असफन अब सवालिया निगाहों से देख रहा था। वो बेजार से कोने मेज पर टिकाए खामोश बैठी थी। वो हमारी आपस की बात है और वैसे भी अब सब खत्म है। क्यों, क्या, कैसे, सब बेजवाज है। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।